क्या कहेंगे? मादूम। जो प्रेजेंट नहीं है उसको मादूम। तो अगर सेहत प्रेजेंट नहीं है ना, तो उसको वापस लाया जाए, और अगर प्रेजेंट है तो उसकी हिफाजत की जाए। सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा कि इल्म तिब का मकसद है सेहत को बहाल रखना, सेहत मादूम हो गई हो तो उसको वापस लाना, मर्ज मर्ज का ऑल ऑफ द वो। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो ये छोटी छोटी बातें लिखी हमें सब मालूम है, क्या 2 हिस्सों में है। सवाल आएगा कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 2 हिस्सों में, 1 2 3 4। अभी आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन जैसी ऑब्जेक्टिव बना कि इल्म तिब की तकसीम कितने हिस्सों में की गई है, और ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4, ये आपका ऑप्शन है। और बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है, बुक में ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। बुक में क्या लिखा हुआ है कि तकसीम 2 हिस्सों में की जाती है, इल्म हिफ्ज़ान सेहत, इल्मुल इलाज, ये आपको याद है, और जहन से निकल गया कि ये 2 में आ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1 2 3 4। जैसे ही सवाल बनेगा तो हमें क्या जाना होगा कि इल्म तिब की तकसीम 2 हिस्सों में, कितने हिस्सों में की जाती है? 2 हिस्सों में, इल्म हिफ्ज़ान सेहत और इल्मुल इलाज। इल्मी एतबार से इल्म तिब की 2 किस्में, ये सब पढ़ा हुआ है, जो लोग फाइनल ईयर तक पढ़ करके आए हैं। समटाइम भूल जाते हैं, समटाइम याद रहता। इल्म तिबी, तिब्बे या नजरी, जो नजर से हो उसका अमल से हो, ये लिखा हुआ है। ये सब में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जो हम लोग को क्लियर करना चाहिए। इल्म तिब के मौजूआत हैं, है ना। ये मौजूआत, मौजूआत मतलब टॉपिक, या फिर कहाँ क्या 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 इल्म तिब का मौजू, वो सारे उमूर तबिया उसके मौजूआत में आएंगे। सपोज दैट एक सवाल बन गया कि इल्म तिब के मौजूआत हैं, इनमें से कौन इल्म तिब का मौजू नहीं है? ऑप्शन क्या रहेगा? अरकान, मिजाज, इखलाक, और रहेगा अमराज। तो एक तरफ जो लिखा हुआ है तो मर्ज का भी डिस्कशन हो रहा है, और एक तरफ ऑप्शन में आ रहा है तो हमें उसको सही करना पड़ेगा। अरकान, मिजाज, इखलाक, यानी कि सिंपल क्या जानना है कि जो सातों उमूर हैं वही इल्म तिब का मौजू है, जो हम लोग पढ़ते हैं कुलियात, और इसी का अहाता पूरा का पूरा यूनानी मेडिसिन है। इसी के इर्द गिर्द जो है 5 साल की पढ़ाई जो है, सब कुछ इसी के आगे पीछे घूमता है ना। सब कुछ इसी के आगे पीछे घूमता है लास्ट तक, अभी बताएंगे। अब जब भी एक तो बात हो, तो कितने सवाल हो गए हमारे पास हो गए 3 4 तरह के सवाल। क्या क्या? इल्म तिब वो इल्म तिब है जिसमें सेहत हो या मादूम हो गए, जरूरत दोनों से बहस की जाती है ना। किस्में कितनी है? 2 किस्में, है ना। इसके मौजूआत कौन से हैं? तो जितने उमूर तबैया हैं वो सब उसके मौजूआत हैं। और ये हमें पता होना चाहिए हेल्थ। अब आ गया कॉम्प्लिकेशन। अब बात आएगी सेहत और मर्ज के असबाब के ताबे मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। सेहत और मर्ज असबाब के ताबे होते हैं, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करते हैं, है ना। डिपेंडेंसी उस पर डिपेंड करते हैं। असबाब, असबाब फैक्टर, असबाब जो है वो उमूर तबैया का बड़ा खास कंसेप्ट है। अभी सारे के सारे जो है किस में आ जाएंगे? असबाब में। और उसको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। याद रखेंगे कब? जब हमें समझ में आ जाएगा तब हम उसको याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल आएगा कि असबाब की कितनी किस्में हैं? 1 2 3 4, है ना। असबाब की किस्में हैं, आया था। असबाब की किस्में 1 2 3 4। तो हमें सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि भाई असबाब के 4 किस्में। मैं जब पढ़ाता हूं ना तो वहीं पे वहीं याद हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा रटना नहीं है। वहीं का याद हो जाना चाहिए जो हमेशा याद रहे। असबाब की कितनी किस्में? 4। कौन कौन सी हैं? असबाब मादिया है, असबाब सूरिया है, फाइलिया है, तमामिया। लेकिन समझने के लिए कैसे हमको जाना पड़ेगा? समझने के लिए सबसे पहले मादिया। मादिया का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एक आदमी बताएगा। सब मटेरियल से रिलेटेड। हाँ, मादा मतलब मटेरियल, मादा मतलब मटेरियल, है ना। मादिया। तो जब भी हम कहेंगे कि असबाब मादिया 4 हैं, यानी कि वो मेटेरियलिस्टिक फैक्टर्स, वो मेटेरियलिस्टिक कॉज 4 हैं। उसमें होता क्या है? जिसमें सेहत और मर्ज कायम होते हैं। सवाल कैसे आएगा? सेहत और मर्ज कायम होते हैं, एकदम टिपिकल सवाल। सेहत और मर्ज कायम होते हैं असबाब मादिया में, असबाब तमामिया में, असबाब सूरिया में, असबाब फाइलिया में। क्या आंसर लगेगा? असबाब मादिया में। तो एक दो बातें हो गई कि असबाब मादिया 4 होते हैं,
मेटेरियलिस्टिक फैक्टर, और इसी में सेहत और मर्ज कायम होता है। जो कुछ भी लिटरेचर में लिखा हुआ है उसको हमको वर्ड टू वर्ड समझ करके याद करना पड़ेगा, उसको हमको वर्ड टू वर्ड समझ करके याद करना पड़ेगा। असबाब मादिया में क्या होता है, तो सेहत और मर्ज कहाँ पे होता है, तो असबाब मादिया में। तो अब असबाब मादिया में जब ये सेहत और मर्ज होते हैं तो वो कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें सेहत और मर्ज कायम होता है? अरकान है, इखलात है, आज़ा है, अरवा है। अब आप इसको रट लेंगे तो नहीं याद रहेगा, समझ लेंगे तो याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बात हो गई, असबाब मादिया 4 है, अरकान, आज़ा, इखलात, अरवा। अरकान, आज़ा, इखलात, अरवा। कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको याद रखने के लिए दिस लिख देंगे, ऐसे याद रहेगा। अरकान, आज़ा, इखलात, अरवा, ये 4 जो है वो क्या है, वो हमारे असबाब मादिया हैं। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों कह रहा है ऐसा? यूनानी कंसेप्ट में ये बात क्यों कही जा रही है कि अरकान, इखलात, आज़ा और अरबा में मर्ज या सेहत कायम होता है? कौन बताएगा? एनी गेस? क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बॉडी हमारी बनी है, एलिमेंट से बनी है, खिल से बनी है, ऑर्गन से बनी है, और अरवा जो ऑक्सीजन चल रहा है उससे तो बना ही है। ये तो हुआ यूनानी कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? सेल से बना है, टिश्यू बना है, ऑर्गन बना है, ऑर्गन सिस्टम बना है, बॉडी बनी है। ये मॉडर्न कंसेप्ट। यूनानी कंसेप्ट कहता है कि भाई हमारे बॉडी में अरकान है, इखलात है, आज़ा है, अरवा है ना, जिससे अफाल कायम होता है। तो अब जो कहीं भी प्रॉब्लम होगी, चाहे मर्ज हो या उसको सेहत को बरकरार, कब सेहत, आदमी की सेहत कब अच्छी रहेगी? जब उसके, यूनानी का कंसेप्ट है कि अगर इखलात जो है बैलेंस है, सेहत है, और इखलात का बिगड़ जाना कमियत या कैफियत दोनों उसमें मर्ज पैदा करता है। ये डिफिनेशन लिखा हुआ है। इखलात में कमियत या कैफियत के डिस्टरबेंस से मर्ज पैदा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सूए मिजाज, यानी इखलात की किस्म। और अरकान क्या? एलिमेंट्स है। आज़ा क्या है? ऑर्गन है, ऑर्गन में डिजीज होती रहती है। और अरवा क्या? अरवा तो मेन फैक्टर है, बिना इसके काम चलेगा नहीं। अब यहां पे समझना जरूरी है कि अरवा है क्या। कौन बताएगा? बेसिक कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। अरवा किसको कहेंगे? रूह किसको कहेंगे? रूह ऑक्सीजन। हाँ, मुझे पता था ये आंसर आएगा। और कोई बता, अबू लाला बताओ, रूह किसको कहेंगे? सर अरबा से यहाँ मुराद रूह के नहीं है, यहाँ वो तमाम गैसियस फॉर्म को हम ले सकते हैं सर, जिनसे सेहत या मर्ज की बहस की जा सके। मतलब यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन को शायद अरबा नहीं लेते, वो ये अच्छा, बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है ना? और कोई? अबू लाला, ठीक है, अपने अपने समझने का तरीका। देखिए असल में क्या है, जब भी आप किसी चीज के बारे में, किस चीज से डिफाइन होता है, कोई भी चीज डिफाइन होती है उसके डिफिनेशन से। डिफिनेशन डिफाइन करता है। रूह का डिफिनेशन ये है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उस रूह की नहीं बात कर रहे जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है। रूह वो है ना, लतीफ अजब, जिसके साथ नसीम, नसीम, अब बेटे जिसने भी बताया रूह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रूह नहीं है। एक तो आप याद रख लीजिए कि रूह ऑक्सीजन का मतलब है नसीम। नसीम का जो कंसेप्ट है, जो मेरा नाम है, नसीम का मतलब है ऑक्सीजन। लेकिन अरवा जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन कहता है कि नसीम जब नसीम इंसानी जिस्म के अंदर जाकर के मिलती है, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट है। एक तो कंपोनेंट है हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर का है, उसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, और एक कंपोनेंट बॉडी का है जिसके साथ वो मिलती है, तभी हम उसको रूह कर सकते हैं, है ना, तभी हम उसको रूह। तो कैसे समझेंगे? तो एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हम ड्राइव कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन जब हमारे हेमोग्लोबिन के साथ मिलता है और वो बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। जब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन मिलता है और अब ये मूव करता है, ट्रेवल करता है, और इस ऑक्सी हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट भी होते हैं और जा करके वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर के सेल के अंदर जाते हैं
और सेल अंदर जाके बनाते हैं एटीपी, एटीपी बनता है। तो क्या ये एटीपी रू है या जिस हम ऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं वो रू, किस डिफिनेशन में फिट होगा? नॉर्मली क्योंकि रू हर जगह जा रही है, मूव कर रही है, और ये भी लिखा हुआ है कि ब्लड के साथ है ना मूवमेंट उसका चल रहा है, तो हम जनरल कंसेप्ट में जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है जहां पे उसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, नसीन के साथ, तब हम उसको रू कर सकते हैं। ना सिंगल ऑक्सीजन कहलाएगा ना सिंगल हेमोग्लोबिन कहलाएगा। whenever oxygen meet with hemoglobin and it becomes oxyhemoglobin, that is may be called the root of the यूनानी concept। ये एक बहुत सिंपल है, सवाल खींच जाएंगे। अब जब हम इसके जैसे ही हमारा को रिलेशन बना किसी चीज को पढ़ने और बताने में मॉडर्न का, उस मॉडर्न चीजों के बारे में भी हमें सब मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मालूम होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है? भाई आजकल कैसे सवाल आ रहे हैं, मॉडर्न से बहुत सवाल आ रहा है, और मॉडर्न से कोरिलेटेड मैंने क्या कहा कि हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, मॉडर्न कंसेप्ट विथ यूनानी। मॉडर्न भाई जैसे ही बोल दिए कि रू ऑक्सी हेमोग्लोबिन को हम रू कर सकते हैं तो फौरन ही कंसेप्ट आएगा कि तो फिर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। अच्छा छोड़िए ऑक्सीजन की बात, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, कौन बताएगा? देखिए एक एक पेन और डायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं ऐसी बात कहूंगा उसको फौरन लिख लेना है, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा, है ना, वो चीजें याद नहीं रहेंगी, उसको नोट कर लेना है जिससे आपके नोट बनेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है अनसुल्ला बताओ। तो जब भी आप लोग तैयारी के लिए बैठें तो एक नोट्स, पर्सनल नोट्स की डायरी रहे, जो मैं कहूं उसको नोट कर लें, वो इंपॉर्टेंट बात ना तो आप आसानी से बुक में ढूंढ सकते हैं ना आपको कहीं आसानी से मिल सकता है, और उसको बार बार पढ़ना जरूरी होगा। बार बार जो चीजें लिखी हुई है उसके तो नोट्स मिल जाएंगे, बुक में ही मिल जाएंगे, जैसे ये मैं लिखा हुआ है तो बुक भी है, नोट्स में मिल जाएगा। लेकिन जो चीजें ऐसी हैं जो बहुत ढूंढ करके भी आपको याद नहीं, उसके नोट्स में क्लियर होना चाहिए। और सब साथ साथ, ऐसा नहीं कि 3 महीना यूनानी पढ़ेंगे 3 महीना मॉडर्न पढ़ेंगे, तो इधर यूनानी पढ़ेंगे उधर मॉडर्न जो है गायब हो जाएगा, मॉडर्न पढ़ेंगे यूनानी गायब हो जाएगी। और क्वेश्चन तो एक साथ आते हैं, तो पढ़ाई भी एक साथ होगी, पढ़ाई भी एक साथ होगी। तो अब सबसे पहला कंसेप्ट क्या आया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, एक तो ये बात, या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। अनासुल्ला बताओ, तुम बता सकते हो। सर शायद 76 mm ऑफ एज। अच्छा देखिए, इस ऐसा लगता है बहुत आसान चीज है, छोटी चीज है, लेकिन जैसे ही सवाल में आया ना गलत हो गया तो आप एक स्टेप पीछे हो गए। एक क्वेश्चन मतलब गलत होने एक क्वेश्चन सर गलत होने का मतलब, 760। हाँ तो अब क्या करना है, हमें लिखना है अपने नोट्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 होना और ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। जनरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है 760, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इतना है? ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना नहीं है। तो आप अपने नोट में जो भी लोग बैठे हुए हैं एक लाइन में लिखेंगे कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159 mmHg। क्या नोट करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg। ये हो गई बात इसकी। फिर जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन जब मिलता है, किससे मिलता है? हेमोग्लोबिन से, सबको मालूम है। तो अच्छा हेमोग्लोबिन से मिलता है, हेमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि हेमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ही होता है। अब सवाल उठता है कि एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन होता है, कौन बताएगा? सानिया 4 बताएगी। अच्छा और कोई? 4 सर। अच्छा हाँ, आंसर गलत हो गया। मैं देखिए क्या करता, 1.34। आंसर गलत हो गया क्यों? मैं क्या करता हूँ, मैं कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ, है ना। आंसर गलत है क्यों? आपने 4 क्यों बताया? 4 एक है, जैसे ही सवाल आएगा वैसे ही गलत होगा, और आपके ऑप्शन में 4 लिखा रहेगा, आपके ऑप्शन में 4 लिखा रहेगा कि हेमोग्लोबिन फाउंड इन आरबीसी 1 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, मिलियंस भी लिखा हुआ है, और
2 भी लिखा हुआ है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन होते हैं, मिलियंस, 280 मिलियन लिखा हुआ है गैटन में, एक आरबीसी के अंदर। एक आरबीसी के अंदर कितना होता है? 280 मिलियन। अब आएगा वहां पे अप्रॉक्स 100 मिलियन। तो अगर आपने नहीं जाना है, किसी किताब में मिलेगा नहीं। तो अब आप इस तैयारी के टाइम में गैटन थोड़ी पढ़ने जाएंगी, है ना? गैट टीचर ही बता सकता है। आपने 4 क्यों बताया? 4 जो है वो क्या है? 4 ऑक्सीजन है। ए लॉट ऑफ क्या कहते हैं मेजरमेंट है जिसको हमको अलग अलग याद रखना है, तभी हमारा कंसेप्ट बनेगा, तभी हम उसको पकड़ पाएंगे यूनानी मॉडर्न के साथ। तो पहले नोट्स करने वाली बात क्या हो गई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg। एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन? मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन। एक आरबीसी में मिलियंस ऑफ आरबीसी। नॉर्मल आरबीसी कितना बॉडी में? 100 मिलियन सर। नॉर्मल आरबीसी 100 मिलियन। नॉर्मल आरबीसी 100, देखिए अब 100 मिलियन फिर आंसर सॉरी रहेगा। सर, सेल्स हैं सर 100 मिलियन। वो तो आएगा सर 4.5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर। 4.5 मिलियन से 5 मिलियन पर 5.5 क्यूबिक मिलीमीटर, है यस। ना? और जो तुम ये आंसर बता दिए 100 मिलियन, ये गलत हो गया, है ना? तो हमें क्या, तो अब क्या क्या चीजें लिखनी है हमें 4-5 चीजें जो भी हैं, जो लोग हैं वो नोट कर लें। क्या क्या नोट कर लेंगे? नोट कर लेंगे कि भाई इतना होता है, लिखते जाओ, है ना? या फिर मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भेजूंगा तो उसमें से नोट कर लेना, इतना हो गया। ये एक बात हो गई नॉर्मल आरबीसी काउंट। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं कि भाई और एक हेमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन अटैच रहेंगे? 4। तो हमें क्या लिखना है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच विथ 1 हेमोग्लोबिन। मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन फाउंड इन 1 आरबीसी। मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन फाउंड इन 1 आरबीसी एंड 1 हेमोग्लोबिन अटैच विथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक बात हो गई। तीसरी बात क्या नोट करेंगे? तीसरी बात ये नोट करेंगे कि 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, लिखते जाइए, 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ये एक अलग डाटा हो गया, आता है, ये सब सवाल आते हैं, गलत हो जाते। फिर आगे क्या लिखेंगे? फिर आगे लिखेंगे कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन अबाउट 15। नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना, जल्दी बताओ? एक मेल बॉडी में नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होता है? सर 14 से 16 इंडिया में, और वेस्ट में जाए तो 16 से 18 पूरी यूनिट एमएमओ। बतानी है, पूरी यूनिट। 14 to 16 मिलीग्राम की ग्राम ऑप्शन में रहेगा। एक बात नोट कर लीजिए, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर। तो हमें क्या याद रखना है कि 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये हमें नोट करना है अपने नोट्स में कि मेल 14, है ना, 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर हेमोग्लोबिन। एंड ऑन एवरेज 14 से 15 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो सब अलग अलग बात हो गई। क्या क्या अलग अलग बात हो गई? 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी करेगा 1.34 ml। ठीक, एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रखेगा? 4। ये कल मैं फिर पूछूंगा 4 को। एक आरबीसी में कितना हेमोग्लोबिन होगा? मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन होंगे। 14 से 15 ग्राम जो एक नॉर्मल आदमी का हेमोग्लोबिन है, वो जनरली कितना कैरी कर लेगा ब्लड ऑक्सीजन? 20 ml। ये जो 6 आपके अलग अलग चीजें आई, इन 6 में को एक नोटबुक में लिख लेना एक जगह पर, कि हमेशा हम इसको देखें और याद रहे, है ना? हमेशा इसको देखें और याद रहे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। और एक हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन के चेन कितने होते हैं? 4। ठीक, छठी बात क्या हो जाएगी कि एवरी ऑक्सीजन अटैच विद 1 फेरस मॉलिक्यूल। यानी कि एक हेमोग्लोबिन में 4 आयरन होगा, एक हेमोग्लोबिन में 4 ग्लोबिन चेन होंगे, और सबके साथ ऑक्सीजन 4 फेरस एटम से अटैच रहेगा। तो इतनी छोटी सी बात में कितनी सारी बातें आ गई जिसे हमें याद रखना है समझ करके। क्यों आ गई यहाँ? क्योंकि यहाँ पे रूह का जिक्र हो गया, है ना? रूह को जब हम साथ लेके चल रहे, तो अब इस कंसेप्ट से हम समझते चाहेंगे कि हाँ ये ऐसा 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 है।
रू का कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम आएंगे, यहां तक बात समझ याद रहेगा ना? तो अभी फिर से बताइए एक बार, मैं देख लूं कहां तक आप लोग को पता है। एक आरबीसी में कितने हेमोग्लोबिन? मिलियंस, मिलियंस, वेरी गुड। ठीक, एक एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अटैच करेगा? एक हेमोग्लोबिन 4, वेरी गुड, वेरी गुड। 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेके जा सकता है? 1 ग्राम 1.35 ml से। वेरी गुड, 3-4 है ना? हाँ, Yes. ठीक है। एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन वाला इंसान कितना ऑक्सीजन कैरी कर लेगा पर डेसीलीटर में? So 20 ml of 20 ml, ठीक, 20 20 ml। 4 ऑक्सीजन जो जुड़े रहेंगे किसके साथ जुड़े रहेंगे? फेरस के साथ। हर एक आयरन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैचमेंट रखेगा। ठीक, तो ये सारे पैरामीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा ऑक्सीजन का वो अलग होगा, वो होगा 159, है ना, 159। ये इतनी सारी बातें हमें हमेशा जहन में बैठी रहनी चाहिए, कहीं से भी सवाल आएगा पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये आपकी बात हो गई वहां तक। अब इसमें एक नई चीज बताता है, क्या बताता है कि मौजूए करीब जो है वो है, मौजूए करीब जो है कौन सा है? आजा और अरवा है, और मौजू बईद जो है अरकान और अखलात है। ठीक है ना, मौजू करीब, मौजू हो गए सेहत। तो आजा और अरवा क्यों है करीब? दो तो बात ये रहेगी भाई, आजा, अब इसमें कैसे याद रखेंगे? इसमें याद रखेंगे उल्टा, याद ऐसे नहीं होगा, जब तक हम कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे तब तक हमेशा के लिए याद करना मुश्किल है। आजा और अरवा हमारा स्टार्ट कहां से होता है मेरे तो भैया? अरकान से स्टार्ट होता है ना? अरकान, मिजाज, इखलात, आजा, अरवा, है ना? उसके बाद कुव्वत, उसके बाद अफाल। जो चीज पहले स्टार्ट हो रही है वो बाद में होगी, जो चीज बाद में जिसका नंबर आ रहा है वो करीब होगा। बस इतना याद रखो, उसके पीछे लॉजिक्स बहुत हैं, लेकिन हमें उसके डिटेल में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है। हमें क्या याद रखना, करीब वो है जो बाद में है, और बईद कौन है? जो पहले है। जाहिर सी बात है, अरकान इखलात का नंबर आजा अरवा से पहले है, लेकिन ये मौजू बईद माना जाएगा। और मौजू करीब कौन माना जाएगा? आजा अरवा, जो बाद वाला है। अरकान, आजा, इखलात, अरवा 4 हैं, इसमें जो करीब होगा वो बाद वाला होगा। कौन सा? आजा और अरवा होगा। और जो करीब हो बईद वाला होगा पहले वाला होगा, यानी कि अरकान और इखलात होगा। समझ में आ रही बात? उसके पीछे एक अलग यूनानी कंसेप्ट है। सिंपली अगर जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि हमारे जो मर्ज और सेहत की बात हो रही है, वो मर्ज और सेहत आजा में ऑर्गन ही डिजीज होता है। कोई ये नहीं कहता कि एलिमेंट में कोई डिजीज हुआ है, कोई कहता क्या कि सोडियम की डिजीज हो गई, है ना, बहुत बाद में होता है। तो करीब मतलब जो जल्दी इफेक्ट में आ जाए। तो आजा और ऑक्सीजन तो इतना ज्यादा करीब है कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आदमी की लाइफ ही नहीं रहेगी, मर्ज की तो बात ही दूर है। तो हमेशा तो करीब वही कहलाएगा जहां डिजीज हो रही है, जिसकी वजह से सेहत काम रह रहा है, लीवर अच्छा काम कर रहा है तो सेहत है, नहीं है अच्छा काम कर रहा है तो नहीं है। इसीलिए आजा और अरवा को करीब माना गया है, और मौजू बईद में अरकान और इखलात को माना गया है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, है ना? क्या कहता है शेख? शेख के मुताबिक सेहत और मर्ज आजा और अरवा से वाबस्ता होते हैं। ठीक है, सेहत और मर्ज दोनों इसी से वाबस्ता होते हैं। क्यों? हम कभी नहीं कहते कि भाई उसको मैग्नीशियम डिजीज हुआ है, क्या कहते हैं? लीवर डिजीज हुआ है, ऑर्गन में डिजीज हुई है, लंग्स खराब हुआ है, लंग्स आधा है, या ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है, 94 से नीचे जाएगा सेचुरेशन तो क्या हो जाएगा? इमरजेंसी कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड इस्तेमाल हुआ सेचुरेशन का, है ना, हम लोग वर्ड का इस्तेमाल किए सेचुरेशन। सेचुरेशन के क्या मीनिंग है? कौन बताएगा? सेचुरेशन की क्या माने हैं बताओ। अब सानिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेचुरेशन? बता चुका हूं मैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेचुरेशन? बताइए सेचुरेशन का। हाँ बताओ। सर एक बार में सर कितनी चीज आप ले सकते हो या अटैच कर सकते हो अपने आप से, या जैसे अगर हीमोग्लोबिन के कंसेप्ट में बोलेंगे तो कितना हीमोग्लोबिन एक बार में लिया जा सकता है, या ऑक्सीजन कितनी एक बार में ली जा सकती है?
उसके बाद सर नहीं ले जा पाएगी। अच्छा, एक बार का कंसेप्ट नहीं है। सैचुरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है यू कांट ऐड एनी मोर, दैट इज द सैचुरेशन, है ना। 100 फॉर यहाँ पे सैचुरेशन का मतलब जैसे अभी मैंने क्या कि हाँ 94 इसलिए कह रहा था कि जब हम देखते हैं ऑक्सीमीटर में, है ना, ऑक्सीमीटर में जब देखते हैं तो क्या कहते थे कि 94% अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो खतरे की बात नहीं है, और अगर 94 से 90 चला गया, 85 चला गया, 75 चला गया तो यहाँ पे थोड़ा सा खतरा है। तो सैचुरेशन का मतलब होता है यू कैन एट, है ना, 100% सैचुरेशन या 75% सैचुरेशन या 50% में डिपेंड करता है वही, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ऑक्सीजन, है ना, 4 ऑक्सीजन एक हेमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है तो कितना परसेंट कहलाएगा? 100%। और अगर 3 जुड़ा हुआ है तो 75%। ये खाली 75% सैचुरेशन है ना। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा है, अभी तो फिलहाल हम लोग यूनानी के इसमें रहते हैं, ठीक है। तो अगर सवाल ये आया कि इनमें से कौन सा मौजू करीब है तो कैसे याद करेंगे? मौजू करीब दूर वाला होगा, और आजा और अरवा। मौजू बईद क्या होंगे? अरकान और अखलाक, है ना, कि बाद में उसके सुनना। इतना याद करना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सेहत व मर्ज बिलजात व बिला वास्ता, इसमें लास्ट तक कंफ्यूजन रहा है स्टूडेंट को, बार बार मेरे पास फोन आता रहा है और वो लोग पूछते रहे कि सर बिला वास्ता डायरेक्ट होगा या बिल वास्ता डायरेक्ट होगा, है ना, बिला वास्ता कई बार तक। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेहत और मर्ज बिलजात व बिला वास्ता आज़ा और अरवाह की कैफियत है। समझेंगे कैसे? ये लाइन आप 10 बार याद करेंगे नहीं समझ में आएगा। जो चीज करीब होती है उसका रिलेशन डायरेक्ट होता है, और जिस चीज का रिलेशन डायरेक्ट होता है उसको हम बिना किसी जरिए के या बिना किसी वास्ते के मानते हैं। बिना किसी जरिए के या बिना किसी वास्ते के मानेंगे। कौन किसको? जो करीब होगा। तो करीब कौन सा है? आजा और अरवा है। तो आजा अरवा जब करीब है तो जाहिर सी बात है यही डायरेक्ट होगा और यही बिला वास्ता होगा। समझ में आ रही बात? यही डायरेक्ट होगा और यही बिला वास्ता होगा। तो हम इसको कहेंगे आजा और अरवा जो है वो बिला वास्ता है। बिला वास्ता को 10 बार याद करना है कि बिला वास्ता का मतलब डायरेक्ट, बिला वास्ता का मतलब डायरेक्ट, है ना। और सेहत और मर्ज जो है वो बिल वास्ता है, यानी कि किसी जरिए के है। बिल वास्ता किसके साथ? इखलात और अरकान, जो दूर वाला है। तो जो मौजूए बईद होगा, जाहिर सी बात है जब किसी का आप दूर का रिलेशन में जाते हैं या कहीं दूर जाना होता है तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है। भाई मार्केट जाना है तो आप गाड़ी से जाएंगे, लेकिन अगर अपने दूसरे कमरे में जाना है तो किसी चीज की जरूरत नहीं, आराम से चले जाएंगे चल करके। यही फर्क है। भाई दूसरे रूम में जाना है तो कैसे जाएंगे? करीब करीब में ही जा सकते हैं तो डायरेक्ट जाएंगे बिना किसी चीज के। मार्केट जाना है तो गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी जाएंगे तो कैसा कहलाएगा? भाई बिल वास्ता। किससे गए हम? गाड़ी के जरिए गए, गाड़ी हमारा वास्ता बना। तो सेहत व मर्ज जो है, ऑब्वियसली इखलात और अरकान का जब कंसेप्ट आएगा सेहत और मर्ज में तो वो क्या कहलाएगा? बिल वास्ता। बिल वास्ता मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब किसी दूर को, करीब के लिए वास्ते की जरूरत नहीं होती, है ना, करीब के लिए किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। तो जो चीज करीब है आजा और अरवा वो बिला वास्ता होगा, और अखलात और अरकान बिल वास्ता होंगे। अरकान, अब इसमें कितनी सारी बातें आ गई, फिर से अगर हम लोग रिवीजन करें तो असबाब मादिया कितने हैं? पहले तो असबाब कितने हैं? तो असबाब 4 हैं। असबाब 4 में असबाब मादिया कितने वो हैं? भी 4 है सर। वो भी 4 हैं। असबाब मादिया में जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? अरकान, अरकान, मिजाज, इखलात, आजा। मिजाज कहाँ से आ गया? मिजाज तो है नहीं। सॉरी सर, देखिए अरकान वो सर ये फ्लो यहाँ में आ देखिए, गया, 4 आएंगे उसमें। 4 अरकान आजा इखलात अरवा। मौजू यस। करीब कौन होगा? जो दूर है। इखलात और अरवा जो है वो मौजू करीब होंगे। और मौजू बईद कौन होगा? अरकान और अखलात। आजा और अरवा उधर चला गया और इधर आ गया आपका अरकान अखलात, यहाँ लिखा हुआ है। जो करीब होगा वो डायरेक्ट होगा, बस इतनी बात याद रखनी। जो करीब होगा वो डायरेक्ट होगा। करीब कौन है? आजा और अरवा है। जो डायरेक्ट होगा वो बिला वास्ता होगा। ये तीनों चीज एकदम, ये बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहता है, ये तीनों चीज एकदम आपको इंटरकनेक्टेड रहनी चाहिए। क्या क्या रहनी चाहिए? मौजू करीब कौन? आजा और अरवा, ठीक। जो करीब उसके लिए किसी वास्ते की जरूरत नहीं तो बिला वास्ता, सिंपल है। जो चीज दूर, क्या है दूर? अरकान और अखलात।
तो अरकान और अखलात अगर दूर है तो इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसको जरूरत पड़ेगी वास्ते की, तो इसको कहेंगे बिल वास्ता। ठीक है, समझ में आ रही बात? इसको कहेंगे हम लोग बिल वास्ता। अच्छा, यहां तक आपके चीजें जो है एक दिन के अंदर ये 4-5 चीजें आपकी क्लियर हो गई, और आपको पता चल गया कि भाई कौन सा मौजू करीब कहलाएगा, मौजू करीब कहलाएगा दूर वाला, याद करने के लिए, और बैद कहलाएगा नजदीक, है ना, नजदीक वाला। फॉर एग्जाम्पल अरकान और अखलाक, अरकान से शुरू ही होता है उम्र तबैया, है ना, अरकान मिजाज अखलाक यही से स्टार्ट होता है। तो ये बातें अगर अभी आपको याद हो गई तो आपको अब जो है क्या करना है, इसको ना रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ना जो आपको रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, ये दिमाग में बैठा रहेगा। कैसे बैठा रहेगा? सीक्वेंस से। मेटेरियलिस्टिक चीजें जिसमें सेहत और मर्ज कायम होता है वो असबाब मादिया है। ये असबाब मादिया 4 हैं, जिसमें है अरकान, अखलात, आज़ा, अरवा। करीब कौन सा है? जो दूर में एग्जिस्ट करता है। दूर में कौन सा एग्जिस्ट करता है? उम्र तबैया में आज़ा और अरवा। तो क्या होगा? करीब होगा। बैद कौन सा होगा? अरकान और अखलात। क्यों करीब कह रहे हैं? अगर समझना है तो भाई डिजीज जो या सेहत होती है वो आज़ा और अरवा में होती है ना, और अरकान अखलात का नंबर बाद में आता है। जो चीज करीब होगी, जो डायरेक्ट होगी, उसको किसी वास्ते की जरूरत नहीं है, वो बिला वास्ता होगी। जो चीज दूर होगी उसको वास्ते की जरूरत होगी, तो वो जो है वो बिल वास्ता होगी। इतने सारी चीजें आपको जहन में बैठ जानी चाहिए। बाकी जो मैंने आरबीसी और इसके बारे में बता दिया वो भी याद रहना चाहिए, उसको नोट करना होगा, लिखना होगा। ठीक। आजा कसीफ खिल से बनते हैं। कसीफ मतलब, कसीफ का लफ्जी माने क्या है? कसीफ का क्या मतलब है? गाड़ी। चलो गाढ़े मान लेते हैं। और अरवा जो है लतीफ खिल से बनते हैं, यानी हल्के, यानी कि वो दिखाई नहीं देते, है ना। सर सवा सॉलिड ये इतनी कसाफत से शायद बना है कसीफ। नहीं नहीं, सॉलिड से कसीफ सॉलिड को नहीं कहेंगे, है ना। ठीक सॉलिड है। में कसीफ, हाँ, वो थोड़ा सा हर जगह सॉलिड के माने में कसीफ नहीं आएगा, क्योंकि कसीफ खिल्त भी है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल क्या बन जाएगा, ये हो गया अरवा लतीफ खिल से। सवाल कैसे आएगा? खिल से बने होते हैं, सिर्फ इतना आएगा, खिल से बने होते हैं। आजा, अरवा, कुवा, आजा और अरवा बोध। तो क्या आंसर होगा? बहुत। बोध। क्योंकि इसमें ना लतीफ का जिक्र हो रहा है ना कसीफ का जिक्र हो रहा है। कह रहा है आजा किससे बनते हैं। सवाल है कि आजा बने होते हैं कसीफ खिल से, लतीफ खिल से, दोनों से। तो अब क्या आंसर होगा? कसीफ खिल। कसीफ खिल से बना। अब आंसर बदल जाएगा। अरवा जो है लतीफ खिल से बना होता, दिखाई नहीं देता, इसलिए कहते हैं। यानी कि दोनों जो है खिल से ही बना है, लेकिन एक कसीफ खिल से बना है, एक लतीफ खिल से बना है। ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई आपके असबाब मादिया की, है ना। ये बात हो गई आपके असबाब मादिया की और उसके रिलेशन की 4 ये बातें जहन में बैठी रहनी चाहिए। तो अब क्या है, अब जो क्यों, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इसलिए स्टॉप करेंगे कि जितनी बातें पढ़ी हैं वो दिमाग में रह जाए, और दिमाग में रहने के बाद हम उसको रिपीट करके समझ सकें, याद रहेंगे। ठीक। अब क्या है, अभी तो खैर वो इंट्रोडक्टरी वो चल रहा है। अब हमें नेक्स्ट क्लास, एक चीज मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं इस रिलेशन में। क्लास जो है बहुत लॉन्ग भी चल सकता है ना, अगर जो चल रहा है कंसेप्ट 10:30 तक भी जा सकता है, 9 से लेकर 10:30 तक, है ना, पौने 11, जिस तरह का सिचुएशन हुआ, जिस तरह का टॉपिक चल रहा होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप ही लोग के इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ 4 दिन ही क्लासेस होंगी, है ना। 4 दिन ही क्लासेस होंगी, मंडे ट्यूसडे, और बाकी 3 दिन क्या होगा? बाकी 3 दिन रिवीजन मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको उस 3 दिन में उसको रिवाइज करना है। हर 4 दिन की कोर्सेज 3 दिन में रिवाइज करना है, तब जाकर के आपकी तैयारी जो है एक सही प्लेटफॉर्म पे चलेगी और गारंटेड सिलेक्शन बन जाएगा। समझ में आ रही बात इस चीज का? तो है ना। तो एक लिमिटेड, एक मैं वो भी रख लूंगा, 9 से लेकर के 10:30 तक या 10:15 तक, डिपेंड करेगा टॉपिक क्या चल रहा है। एक टॉपिक खत्म, क्लास खत्म, और उससे रिलेटेड चीजों से मटेरियल, उससे रिलेटेड चीजों का वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा एकेडमी में। बस इतनी ही करना। जब भी बैठना है एक नोटबुक साथ में लेकर रहना, उस पर लिखना है पर्सनल नोट्स फॉर एमडी, पर्सनल नोट्स फॉर एमडी, और उसके बाद जो उसको पढ़ते जाना है ना, पर्सनल नोट्स फॉर एमडी, और उसको पॉइंट वाइज जो मैं कहूं, जो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको नोट करना है।
उससे आपकी एक मोटी डायरी तैयार हो जाएगी जिसको बार बार पढ़ना होगा। बुक में आप सारी चीजें ढूंढ नहीं सकते। एक और मैं एकेडमी में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मंडे में होगी 9 बजे विथ टाइमिंग, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऑलवेज कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा और आप उसको पकड़ भी सकेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास अब होगी मंडे में, 4 दिन क्लास 3 दिन छुट्टी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो पर्सनल व्हाट्सएप करें, कोई भी दिक्कत हो, जैसे मान लीजिए लेक्चर में कोई चीज नहीं समझ में आई तो पर्सनल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक। चलिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, फी अमानिल्लाह। वालेकुम, ठीक है ना। अभी मैं इसको उस पर भेज दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। अभी इसमें टाइम लगता है पूरा रिकॉर्डिंग होने में, रिकॉर्ड उसमें टाइम देता है, फिर उसको